नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। आप सबको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रार्थना है इस बार मां दुर्गा भ्रष्टासुर मर्दिनी के रौद्र स्वरूप में आए, संसार से अनैतिकता का नाश हो और भगवान राम की स्वाभाविक मर्यादा के राज का सृजन हो। स्वाभाविक, नकली राजनीतिक वाचालपन वाला रामराज नहीं। लखनऊ स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में राजभवन, सरकार, संघ और कुछ खास नेताओं की सरपरस्ती में चल और पल रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने में हमारे पिछले 2 न्यूज वीडियो प्रोग्राम समर्पित रहे। भाषा विश्वविद्यालय के पिछले 2 कुलपतियों डॉक्टर अनीस अंसारी और प्रोफेसर माहरूख मिर्जा ने प्राध्यापकों की नियुक्ति में किस तरह घनघोर अनियमितताएं की, किस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शिक्षा परिसर में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और किस तरह राजभवन यानी कुलाधिपति कार्यालय मौन सहभागी बना रहा, इसका आपने संक्षिप्त दृश्य देखा। संक्षिप्त इसलिए कि भाषा विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का महाग्रंथ है। एक एक अध्याय खोलते जाएं और असीमित अनैतिकता का विभत्स दृश्य देखते जाएं। इस महाग्रंथ के कुछ और अध्याय आज हम खोलेंगे, लेकिन उसके पहले भाषा विश्वविद्यालय में नए कुलपति की नियुक्ति को लेकर बिछाई गई बिसात पर नजर डालते चलें। पिछले 14 अक्टूबर को शासन में एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही थी। बैठक में विचार हो रहा था कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसे लागू हो। उस बैठक में उच्च शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे। दिलचस्प बात यह है कि उस बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के साथ साथ भारतीय भाषाओं के विकास पर भी चिंता और चिंतन का प्रहसन हो रहा था। लेकिन दुखद यह है कि उच्च शिक्षा में फैले भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाए, इस पर उच्च स्तरीय बैठकों में कोई चर्चा नहीं होती। विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर भ्रष्टाधिपतियों की नियुक्ति न हो, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। केवल भाषा विश्वविद्यालय अकेला थोड़ा ही है। लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर तमाम विश्वविद्यालयों के मौजूदा कुलपतियों की नैतिक, शैक्षिक और बौद्धिक क्षमता खंगालने आपको शिक्षा परिसरों के नैतिक और बौद्धिक दिवालियेपन यानी मोरल एंड इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी की वजहें पता चल जाएंगी। लखनऊ और अन्य विश्वविद्यालयों पर हम बाद के क्रम में आएंगे। अभी भाषा विश्वविद्यालय में नए कुलपति के चयन को लेकर चल रही चालबाजियों का संदर्भ लेते हैं। भाषा विश्वविद्यालय में हुए नियुक्ति घोटाले के उजागर होने और घोटाले में कुलपति प्रोफेसर माहरूख मिर्जा समेत कई लोगों के लिप्त होने की खबर प्रसारित होने के बाद भी राजभवन यानी कुलाधिपति कार्यालय साफ सुथरे, ईमानदार और वास्तविक बुद्धिजीवी को भाषा विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त करने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। यह विडंबना ही तो है। इस बार भी कुलपति के चयन में पूर्व कांग्रेसी नव भाजपाई अम्मार रिजवी अहम किरदार निभा रहे हैं, जैसा वे पहले निभाते रहे हैं, और प्रोफेसर माहरूख मिर्जा जैसे कुलपति थोप कर भाषा विश्वविद्यालय पर कालिख पोतते रहे। राजभवन का कैसा स्तर रह गया है कि वह अम्मार रिजवी जैसे लोगों को कुलपति चुनने की जिम्मेदारी देता चला आ रहा है। आपको यह सुनकर दुख होगा कि इस बार भी अम्मार रिजवी ही वीसी चयन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण औजार हैं, और इस बार भी वीसी पद के लिए जो 5 दावेदारों के नाम चुने गए हैं, उनमें स्वनामधन्य प्रोफेसर माहरूख मिर्जा का नाम भी शामिल है। बहुत उम्मीद है कि माहरूख मिर्जा ही फिर से वीसी चुन लिए जाएं। संघ उनसे पहले से उपकृत है, राजभवन उन पर पहले से मेहरबान है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और जुगाड़ू नेता अम्मार रिजवी के वे पहले से अंतरंग हैं। प्रोफेसर माहरूख मिर्जा की मेधा के बारे में आपको अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पिछले 2 एपिसोड उनके ही टैलेंट पर केंद्रित रहे। भ्रष्टाचार विधा के विशेषज्ञ माहरूख मिर्जा की डिलीट की थीसिस भी दूसरे की छपी हुई सामग्री से चुराकर अपने नाम से छापने यानी प्लेगियरिज्म के गंभीर आरोप के घेरे में है।
अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में छपे कई शोध लेख बड़े विद्वानों के पहले से छपे हुए लेखों से चुराए गए, जिसके खिलाफ बाकायदा राजभवन और यूजीसी में शिकायत दर्ज है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। भाषा विश्वविद्यालय के नए वीसी के लिए विचारार्थ चुने गए 5 विद्वानों में एक नाम अब्बास रजा नैयर जलालपुरी का भी है। अन्य 3 लोगों में भाषा विश्वविद्यालय में एडुकेशन विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर चंदना डे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ और सीतापुर आरएमपी पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल रहे डॉक्टर एसपी शाक्य के नाम शामिल हैं। अम्मार रिजवी ने जो बिसात बिछाई है उसमें एक मोहरा गया तो दूसरा मोहरा आया वाली तर्ज पर जो भी कुलपति होगा वह अम्मार रिजवी का ही आदमी होगा। आइए अम्मार रिजवी के दूसरे मोहरे अब्बास रजा नैयर जलालपुरी के टैलेंट के अलग अलग डायमेंशन से भी परिचित होते चले। डॉक्टर अब्बास रजा नैयर जलालपुरी लखनऊ विश्वविद्यालय में उर्दू विभाग के हेड हैं। इनकी शिक्षा और दीक्षा के इतने उत्थान पतन हैं कि लखनऊ की भूल भुलैया भी कम पड़ जाए। अब्बास रजा ने अंबेडकर नगर के जलालपुर से 9 साल तक मकदब यानी इस्लाम धर्म की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद उन्होंने लखनऊ के सुल्तानुल मदारिस से मुंशी, मौलवी, आलिम, फाजिल और सदरुल्ला फाजिल की धार्मिक शिक्षा का विभिन्न स्तर पास किया। यह भी बता दें कि सुल्तानुल मदारिस से मिलने वाली फाजिल और सदरुल्ला फाजिल की डिग्री को कोई मान्यता नहीं है। धार्मिक शिक्षा लेने के बाद अब्बास रजा नैयर ने यूपी बोर्ड से हाई स्कूल किया और फारसी में दबीर माहिर और दबीर कामिल करके लखनऊ विश्वविद्यालय के अधीन शिया कॉलेज में बीए में एडमिशन ले लिया। वहां से फारसी में बीए और एमए करने के बाद अब्बास रजा नैयर मुरादाबाद के महाराजा हरिश्चंद्र कॉलेज में लेक्चरर हो गए। हरिश्चंद्र कॉलेज में कई किस्म की वित्तीय और नैतिक अनियमितताएं की और वहां से रफूचक्कर होने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में पार्ट टाइम लेक्चरर बन गए। इनकी शिक्षा से जुड़ा मजेदार तथ्य यह भी है कि ये जनाब 1991 में जलालपुर के नथुपुर लोधना तहसील स्थित गांधी स्मारक उच्च माध्यमिक विद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा पास करते हैं और उसी वर्ष बीए फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी पास कर लेते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के तत्कालीन हेड डॉक्टर अनीस अशफाक की कृपा दृष्टि का नैयर ने खूब फायदा उठाया और अम्मार रिजवी का आशीर्वाद पाकर डॉक्टर अशफाक को ही किनारे लगा दिया। नैयर ने अपने टैलेंट के बूते अपनी पत्नी रुखसार बानो और भाई काशिफ रजा अर्शी को उर्दू में एमए कराया, पत्नी को टॉप कराया और भाई को तीसरा स्थान दिलाया। शैक्षिक संस्थान का वीसी बनने के लिए 5 चयनित दावेदारों में शामिल डॉक्टर अब्बास रजा नैयर जलालपुरी के कई टैलेंट्स में एक टैलेंट यह भी है कि देह व्यापार के धंधे का माफिया और अखिलेशवादी समाजवादी पार्टी का प्रिय आफाक बाकरी से उनके बड़े नजदीकी संबंध हैं। आप यह वीडियो अंश देखिए और सुनिए कि अब्बास रजा नैयर की किस बात पर प्रसन्न होकर आफाक बाकरी नैयर के गले में माला डाल देता है। हमें हैरत होती थी कसम खुदा की कि हम जिसे यानी हमारे यहाँ जिसे तरबूज कहते हैं वो ईरान के अंगूर के बराबर भी नहीं होता। मोहम्मद वाले मोहम्मद आप भाई समझ गए। देखिए जिसे हम तरबूज कहते हैं वो ईरान के अंगूर के बराबर भी नहीं होता। आप समझ गए मैं जो कहना चाहता हूं, और इसी को हमारे यहाँ संक्षेप कहते हैं कि अगर आप तरबूज को छोटा करके बयान करें तो अंगूर कह दीजिए, बस बात हो गई ना। आइए सुना आपने तरबूज और अंगूर के जिक्र पर दोनों कितने प्रफुल्लित हो रहे हैं। आप समझ ही रहे हैं कि संकेत में अंगूर और तरबूज किसे कहते हैं। तकलीफ देह बात यह है कि जिस मंच से नैयर तरबूज और अंगूर का जिक्र करते हुए आघा नहीं रहे हैं वह सभा हजरत मोहम्मद साहब की इकलौती बेटी और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मां हजरत फातिमा जहरा सलवातुल्लाह के जन्म दिवस जश्न मादर के मिलाद के मौके पर आयोजित थी। नैयर और बाकरी के इतने गहरे संबंध हैं कि नैयर की किताब छपती है तो उसके कवर पर लेखक के बतौर नैयर
और प्रेजेंटर के बतौर बाकरी की भी फोटो छपती है। ऐसे ही बौद्धिक और धार्मिक व्यक्ति को भाषा विश्वविद्यालय का वीसी बनाने के लिए अम्मार रिजवी राजभवन को सेट करने पर लगे। उनकी कोशिश है कि प्रोफेसर मारूख मिर्जा को एक्सटेंशन मिल जाए ताकि सारे अवैध कृत्यों पर पर्दा पड़ा रहे, और अगर मारूख न रहे तो अब्बास रजा नैयर वीसी हो जाए। ये अम्मार रिजवी ही हैं जिन्होंने तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक की किताब चरैवेती वेती का उर्दू अनुवाद करने के लिए मोस्ट टैलेंटेड अब्बास रजा नैयर जलालपुरी को राजभवन से जोड़ा। और नैयर ने चरैवेती का जो उर्दू अनुवाद किया उसमें इतनी ढेर सारी गलतियां थीं कि वह मेरे पिछले अखबार चौथी दुनिया की प्रमुख खबर तक बनी। अम्मार रिजवी और चौकड़ी ने तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक की किताब के नाम पर चरैवेती सलाहकार समिति तक बना डाली और फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के साथ मिलकर किस चालाकी से वित्तीय अनियमितताएं की, इसका कच्चा चिट्ठा भी हम जल्दी ही खोलेंगे। राम नाईक को पता भी नहीं चला और उनके नाम पर खेल भी हो गया। राजभवन की छत्र छाया की आड़ लेकर कुछ खास लोगों ने जमकर घपले किए और भाषा विश्वविद्यालय को अड्डा बना लिया। प्राध्यापकों की नियुक्ति में ही खुलेआम लेन देन का धंधा चला। बच्चों को प्राध्यापक की नौकरी मिल जाए इसके लिए कुछ लोगों ने अपने घर तक बेच डाले। कहां कहां से मशक्कत करके लोगों ने अपने बच्चों की नौकरी के लिए रुपए जमा किए, इधर दिए उधर दिए। कुछ लोग तो पार उतर गए, लेकिन कुछ लोग बेमानी मारे गए। उन्हें कुछ नहीं हासिल हुआ। पहले भ्रष्टाचार की भी एक आचार संहिता होती थी, पैसा लिया तो काम किया। अब तो उतनी भी शर्म नहीं बची, पैसा भी लिया और काम भी नहीं किया। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने घर बेचा, मोटी रकम दी, पर उन्हें नौकरी नहीं मिली। हम उनके नाम नहीं बता रहे क्योंकि वे ऐसा नहीं चाहते, लेकिन जिन्होंने पैसे लिए और काम नहीं किया उनका भी नाम बताने की क्या जरूरत है। आप तो समझ ही रहे हैं वे कौन लोग हैं। प्राध्यापकों की नियुक्ति में पैसे के लेन देन को लेकर हो रहे मोल भाव का ऑडियो भी लीक हुआ और इसके साथ ही भाषा विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा भी लीक होकर कालिख की तरह समाज पर पसर गई। ऐसे कई अभ्यर्थी मिले जिनकी शैक्षिक योग्यता और पृष्ठभूमि उदाहरणीय है, लेकिन उन्हें इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी मिले जिनका इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जेब वाली योग्यता में वे कमजोर थे, इसलिए उनकी नियुक्ति नहीं हुई। शिक्षा से योग्य लेकिन धन से अयोग्य ऐसे और कई युवा मिले जिनकी पढ़ाई लिखाई का स्तर और उनकी डिग्रियां देखें तो आप दंग रह जाएंगे, लेकिन उन्हें भ्रष्टाचार की भाषा वाले विश्वविद्यालय ने इंटरव्यू के लिए भी नहीं पूछा। पत्रकारिता की अकादमिक डिग्रियों से लेकर व्यवहारिक अनुभव के धनी डॉक्टर विवेक मिश्र को इस बात का मलाल है कि उन्हें इंटरव्यू के लिए भाई क्यों नहीं बुलाया गया। डॉक्टर बाल गोविंद वर्मा जैसे कई अभ्यर्थी मिले जिन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से अपने 1000 रुपए वापस मांगे जो आवेदन के नाम पर वसूले गए थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले कहा था कि जिन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा, लेकिन पैसा नहीं मिला। अब यह सब बातें बीते दिनों की बातें रह गई हैं। भाषा विश्वविद्यालय के वीसी मारूख मिर्जा ने नियुक्तियों में घोटाला तो किया ही, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के तहत मिले 20 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि भी घपलेबाजी की भेंट चढ़ा दी। धनराशि का किस तरह गड़बड़झाला किया इसका अंदाजा कंप्यूटर खरीदने का तौर तरीका देखकर ही लग जाता है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत मिली राशि से लैंग्वेज लैब के लिए 109 कंप्यूटर और विभागीय लैब के लिए 164 कंप्यूटर खरीदने का प्रस्ताव क्रय समिति ने दिया था। इसके लिए पहली खेप में केवल 50 कंप्यूटर खरीदने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय शासन के निर्देश को ताक पर रखकर लिया गया। कंप्यूटर खरीदने के लिए कॉन्फ़िगरेशन का ब्यौरा देते हुए 3 एजेंसियों से कोटेशन प्राप्त किए गए और फाइनेंसी इंफॉर्मेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को 50 कंप्यूटर सप्लाई करने का ऑर्डर दे दिया गया।
29 अगस्त 2018 को चेक संख्या 195430 के जरिए 28,55,000 रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। विचित्र किंतु सत्य यह है कि जिस कॉन्फ़िगरेशन एवं स्पीड के कंप्यूटर खरीदने का प्रस्ताव दिया गया था, उस मानक के कंप्यूटर नहीं खरीदकर सामान्य कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर खरीद लिए गए। 46 कंप्यूटर खरीदने का दूसरा ऑर्डर 28 अगस्त 2018 को ही मेगा सॉफ्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। यह खरीद 29,90,000 की गई। इस बार भी वे कंप्यूटर खरीदे गए जो दिए गए प्रस्ताव से भिन्न थे, यानी जिस कॉन्फ़िगरेशन एवं स्पीड के कंप्यूटर का प्रस्ताव दिया गया था उससे विपरीत सामान्य कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर खरीद लिए गए। फिर 14 सितंबर 2018 को उसी मेगा सॉफ्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को फिर से 49 कंप्यूटर सप्लाई करने का ऑर्डर दे दिया गया, जिसकी कीमत 29,98,800 रुपये दिखाई गई। आप देखिए कि सभी कंप्यूटर बहुत कम समय के अंतराल पर क्रमशः महंगे दाम पर खरीदे गए। कितना मजाकिया है, समान कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटरों का 2 महीने के अंतराल पर अलग अलग बढ़ी हुई कीमतों पर खरीदा जाना। स्पष्ट है कि कुछ खास एजेंसियों के साथ मिली भगत करके एक बड़ी धनराशि हड़प ली गई। जब विश्वविद्यालय को 109 और 164 कंप्यूटर की आवश्यकता थी तो इसे टुकड़ों में बांटकर क्यों खरीदा गया? खुला टेंडर आमंत्रित कर सारे कंप्यूटर एक साथ क्यों नहीं खरीदे गए? जब 109 और 164 कंप्यूटर एक साथ खरीदने का प्रस्ताव पारित हुआ था, तब महज 2 महीने के अंतराल में अलग अलग खेप में कंप्यूटर खरीदने का औचित्य क्या था? आप उत्तर प्रदेश सरकार का यह शासनादेश देखें। स्पष्ट निर्देश है कि क्रय किए जाने वाले सामान छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर नहीं खरीदे जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम के प्रावधानों को ताक पर रखकर वीसी मारूफ मिर्जा ने रूसा से मिली 20 करोड़ की धनराशि का वारा न्यारा कर दिया। शासनादेश में 30 लाख रुपए से अधिक कीमत का सामान खरीदने के लिए बाकायदा ई टेंडर का प्रावधान है, तो इससे बचने के लिए वीसी ने कई खेपों में बांटकर कंप्यूटर खरीद लिए। कंप्यूटर लैंग्वेज लैब बनाने के नाम पर 1,32,24,508 रुपए खर्च कर दिए गए। वीसी का शिक्षा से प्रेम इतना है कि किताबों की खरीद पर 1,37,291 रुपये खर्च हुए, जबकि फर्नीचरों की खरीद पर 98,86,813 रुपये यानी करीब 1 करोड़ रुपये फूंक डाले गए। खर्च का ब्यौरा देखेंगे तो आपको वित्तीय कारस्तानियों के ऐसे अनगिनत उदाहरण देखने को मिलेंगे। द फायर पर वीडियो न्यूज प्रसारित होने के बाद जो लोग हाइबरनेशन में चले गए थे और जिन लोगों की हृदय गति रुकने लगी थी, वे सब भाषा विश्वविद्यालय का नया वीसी चुने जाने की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही अचानक एक साथ सक्रिय हो उठे। कोई संघ को साधने नागपुर दौड़ा, कोई गुजरात भागा, कोई राजभवन की कोर्निशें करने लगा, कोई संघ के नेता इंद्रेश कुमार को डिलीट की मानद उपाधि देने और उनके राग दरबारियों को विश्वविद्यालय में नौकरी देने के उपकार का रिटर्न गिफ्ट मांगने लगा, तो कोई सत्ता साधने में लग गया। भाषा विश्वविद्यालय तो इन दिनों अनाथ की तरह हो गया है। वीसी छुट्टी पर चले गए, रजिस्ट्रार कोरोना अवकाश पर चले गए, वित्त अधिकारी छुट्टी पर चले गए, कभी एहतशाम अहमद चार्ज संभालते हैं तो कभी चंदना डे चार्ज संभालती हैं। इसी भागम भाग में भाषा विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस भी नहीं मन पाया, जबकि स्थापना दिवस के जोरदार वर्चुअल समारोह की तैयारी की जा रही थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को शरीक होना था, लेकिन वह भी टल गया। हाँ, यह जरूर हुआ कि जिन विभागों में महामूर्धन्य पैरवी पुत्र प्राध्यापकों की नियुक्तियां हुई, उनके क्लास में छात्र जरूर सिर पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि इनसे तो वे ही अच्छे थे जो पहले एडहॉक पर पढ़ा रहे थे। कई छात्रों ने अर्थशास्त्र विभाग समेत कई विभागों का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षा परिसर में नवनियुक्त प्राध्यापकों ने अपने मूढ़ मतित्व का ऊधम मचा रखा है। इसके खिलाफ
छात्रों ने राजभवन से शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह भारतीय लोकतंत्र का राजभवन है, न कारखाने में तूती की आवाज कौन सुनता है। नमस्कार, जय हिंद।